हाय गाइस, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग महामैराथन क्लास लेकर के चल रहे हैं, जो कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा हम सिलेबस को कवर कर लेंगे और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरे को टच कर लेंगे। एक वीडियो आप देखेंगे, फिर आपको कोई भी तैयारी नहीं करना पड़ेगा। एक वीडियो में आपका सब कुछ आप कन्फर्म कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं। जो बोर्ड में एग्जाम आएगा, बोर्ड में परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, ठीक, वो सभी क्वेश्चन हम देखेंगे। जो बच्चे पास होना चाहते हैं इस वीडियो को देखेंगे, जो लोग टॉप करना चाहते हैं वो लोग भी जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास जैसे आता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और उसके अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, बताया जाता है वैद्युत द्विध्रुव जब कोई दो समान परिमाण के परंतु विपरीत एक माइनस प्लस की आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर रख दिया था, तो यही समायोजन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, अब इसमें आता है कि अक्षीय स्थिति में, क्वेश्चन पूरा क्या है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति में। ठीक, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। जैसे देख लिया, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र कोई है, इससे कुछ दूरी पे r दूरी पे टोटल l है, तो हमने इसका नाम ए भी रख दिया है। r दूरी पे बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो माइनस Q आवेश के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा E इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, r प्लस एल। देखिए ये इतना l है और ये इतना r, तो r प्लस एल हो जाएगा। और प्लस Q आवेश के कारण अगर हम बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, ये हो जाएगा हमारा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अगर हम परिणामी निकालें, परिणामी तीव्रता E बराबर, तो हमारा मिलेगा E2 माइनस E1। इसको हम अगर कॉमन कर लेंगे इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन हो जाएगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2l अपान आर क्यू। तो Q इंटू 2l को हम क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान आर क्यू, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन केवल करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इस लेसन से आपको एग्जिस्ट करेगा कि कोई दो आवेश, जैसे मान लीजिए कोई एक 9e है और एक प्लस ई आवेश। क्वेश्चन पूरा है, 9e और प्लस ई आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो दैट मीन 100 सेंटीमीटर हो गया। इनके बीच किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत विभव शून्य होगा। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो हम मान लेते हैं जैसे कोई बिंदु यहाँ पे ए है, बी है, यहाँ पे कोई बिंदु सी है, इसे x दूरी पर कोई बिंदु सी है जहां वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसका मतलब इधर का वैद्युत क्षेत्र और इधर का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा E1 बराबर E2, किसके बीच में वैद्युत क्षेत्र अगर हम निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इधर आवेश क्या है, E है, बटे 100 माइनस x का होल स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट अगर हम इसका निकाल देंगे तो 9 का हो जाएगा 3/x, इधर हो जाएगा 1/100 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 3x इक्वल टू x, 4x इक्वल टू 300 या x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 28, 4, 25, 20, कुछ इस प्रकार से 75 सेंटीमीटर। यहां से 75 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या होगा, वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड बात करें इस लेसन से, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो कोई आवेश ऐसे दिया गया होगा कि जैसे प्लस 1.8 गुणे 10 घाते 5 और माइनस 1.8 गुणे 10 घाते 5 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी
Q1 दूरी दिया होगा, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जहां पे वैद्युत क्षेत्र दिया गया है कि समथिंग मान लीजिए 4 × 10⁵ तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, घुमाने में किया गया कार्य। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण अगर हम निकालें, क्वेश्चन अगर आप लोगों को कंफ्यूज होता है तो हम लिख देते हैं क्वेश्चन, जैसे +9e और +e 1 मीटर की दूरी पर है, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र कहाँ शून्य होगा, शून्य या संतुलन दोनों पूछा जाता है, किस बिंदु पर संतुलित होगा या फिर शून्य होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाता है। और इसमें इतना और इतना आवेश एक दूसरे से इतना सेमी की दूरी पर है, जहां वैद्युत क्षेत्र इतना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण P = क्या होता है, Q × 2L। यहाँ से सभी लोग गलती क्या करते हैं, आवेश हमारा कितना है 1.8 × 10⁵ बीच की दूरी, एक दूसरे से बीच की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाई आएगा। अब घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में कृत कार्य W = क्या होता है, P ब्रैकेट में cos थीटा 1 - cos थीटा ऐसे करके। तो एंगल दिया रहेगा कि 30 डिग्री या 20 डिग्री, इस प्रकार से अगर दिया गया है तो P की वैल्यू भी हम निकाल लिए हैं। P की वैल्यू हमारा निकला हुआ है 36 × 10⁻3। E की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4 × 10⁵5 1 - cos 30 अंश 60 अंश, ऐसे जितनी डिग्री दिया रहेगा इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल सा होगा। cos 60 अंश की वैल्यू 1/2 हो जाएगा तो 1 गुणा हो जाएगा, 36 × 2 = 72 हो जाएगा, × 10⁸ सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। फर्स्ट लेसन से आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका वो आप चार्ट में नोट करिएगा। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पूरे फिजिक्स के मैराथन क्लासेस स्टार्ट है, थोड़ा सा हमारा फास्ट रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है सिद्ध कीजिए, और इसकी सहायता से अनंत लंबाई के छड़ के निकट वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आ सकता है। तो इसको पहले गॉस प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय होता है कि किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो समस्त वैद्युत फ्लक्स होता है दैट इज फाई, या उस पर उपस्थित आवेश का क्या होता है 1/ε गुना होता है। अगर हमें इसको फाइंड करना है तो पहले वैद्युत फ्लक्स अगर हम निकालें, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, आई होप आप लोग जानते होंगे। फाई = E.dA। ई इसमें क्या होता है, पृष्ठ पर उपस्थित आवेश वैद्युत क्षेत्र 4πε0 Q/r² × dA। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, अगर संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अगर निकालें वैद्युत फ्लक्स, फाई इंटीग्रल dA बराबर तो देखिए तो हमें यहां से मिल जाएगा 1/4πε0 Q dA/r²। dA cos थीटा अगर किसी एंगल से हो तो dA/cos थीटा क्या होता है, घन कोण होता है हमारा, dA cos θ/r² जो होता है हमारा घन कोण होता है। ठीक, इसके स्थान में हम लिख सकते हैं 1/4πε0, ये हो जाएगा हमारा d⍵। और आपको पता होना चाहिए कि जो गोले का घन कोण होता है कितना होता है 4π होता है, तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा Q × 1/ε0। ये तो गॉसेस प्रमेय हो गया। अगर हमें कोई छड़ दिया गया इस प्रकार से, इसके निकट अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, अगर ऐसे कोई धनावेश अगर ऐसे दिए गए हैं जिसकी लंबाई सपोज L है, इसकी त्रिज्या है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक,
चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनंत लंबाई के छड़ के निकट वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन अगर आपको तैयार रहते हैं तो और भी चीजें बहुत आसानी से। देखिए कोई छड़ है, अगर उसके आगे पास अगर हम कोई धन आवेश इस प्रकार से दे रहे हैं तो क्या होगा, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसमें दो सरफेस होंगे, एक बेलनाकार सरफेस होगा और एक देखिए क्या होगा यहाँ पे वृत्ताकार सरफेस होगा। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वह परपेंडिकुलर होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है उससे लंबवत होता है। तो दो कंडीशन होगा। चालक से गुजरने वाला अगर हम निकालें, चालक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसमें दो कंडीशंस बन रहे हैं, फाई इक्वल टू फाई समतल और प्लस फाई वृत्ताकार। तो दो कंडीशंस होंगे। इन दोनों कंडीशंस में अगर हमें निकालना है तो देखिए क्या होगा, जो समतल वाला भाग है वहां पे क्या बन रहा है, फाई की वैल्यू क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है और इसकी वैल्यू यहाँ पे भी ई डॉट डी ए। जैसे समतल है, प्लेन है तो उसको पी मान लीजिए और वहां पे सिलेंडर सी मान लीजिए। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है एंगल ना, कॉस ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है। तो ई डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो 90 वैल्यू के 0 होता है, केवल बचेगा आपका ई डी ए। संपूर्ण चालक की अगर हम बात करें, संपूर्ण चालक के कारण अगर बात करेंगे तो संपूर्ण चालक के कारण क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रल फाई होगा बराबर ई इंटू होल इंटीग्रल डी ए। तो देखिए गॉस के प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं, गॉस के प्रमेय से फाई वैल्यू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 या क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसके स्थान पर जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 और बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एल होता है। यहाँ से ई की वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन एल, या जो क्यू अपॉन एल होता है उसको हम बोलते हैं रेखीय घनत्व। ठीक, और एक क्वेश्चन इस पे और बनता है ऐसे, गोलाकार संधारित्र, गोली संधारित्र अगर पूछे, एक सेकेंड, गोली नहीं पूछा जाता है, आयताकार प्लेट के निकट, आयताकार प्लेट के निकट भी पूछा जाता है वैद्युत क्षेत्र, तो भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह से कंडीशंस हैं, जैसे कोई आयताकार प्लेट है, इस पर एक समान धन आवेश अगर हम दिए हुए हैं तो देखिए इसमें दो सरफेस होगा, एक ही साइड होगा और एक ही साइड होगा। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशंस बनेंगे, दो और एक से एक कंडीशंस यहाँ पे बनेगा। तो संपूर्ण चालक द्वारा वैद्युत फ्लक्स, अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकालें तो फाई बराबर दो कंडीशंस वही बनेगा, फाई 1 फाई 2 ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पे 1 बन रहा है और यहाँ पे 2 बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ई डॉट ई डी ए कॉस 0 अंश होगा और सेकेंड वाले पे क्या होगा, ई डी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री होगा। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो इसकी वैल्यू केवल बचेगा ई डी ए और ये तो 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर संपूर्ण चालक की बात अगर हम करेंगे तो होल इंटीग्रल फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू होल इंटीग्रल डी ए, होल इंटीग्रल डी ए हो जाएगा संपूर्ण चालक है। गॉस के प्रमेय में क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, ये हमारा ई इंटू क्षेत्रफल ए हो गया, तो यहाँ से ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए, या इसी को सिग्मा बोलते हैं। तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। सिग्मा इसमें पृष्ठ घनत्व होता है और यहाँ पे रेखीय घनत्व होता है। ठीक, इस लेसन से आपको मिलेंगे जैसे संधारित्र का समायोजन, 1 मिनट्स, गॉसेस थ्योरम से आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, अब हम बात करते हैं संधारित्र से। संधारित्र से कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो के बाद नोट करिएगा। 2 बार 3 बार अगर आप देखेंगे मैराथन क्लासेस की वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी और कंफर्म है कि यही सब क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। एक वीडियो आपका पूरा शुरुआत और अंत कर देगा इस फिजिक्स की क्लास का। ठीक है, तो अगर हम बात करें संधारित्र में,
तो संधारित्र क्या होता है या धारिता? किसी चालक को उपस्थित एकांक बोल्ट परिवर्तन करने के लिए चालक को उपस्थित आवेश की मात्रा जो होती है उसकी धारिता कहलाती है। अब इससे क्वेश्चन आपको आएंगे कि संधारित्र से क्या समझते हैं और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर हमें निकालना है तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। संधारित्र एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें कोई बाह्य परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता आसानी से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। बट अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें, जैसे कोई प्लेट P है, उसके पास कोई प्लेट Q रख दिया गया है, तो अगर इसमें हम प्लस चार्ज दिए हैं तो ड्यू टू फोर्स ऑफ इंडक्शन इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी D है सपोज। तो अभी हम निकाले थे आयताकार चालक पर वैद्युत क्षेत्र जस्ट अभी इसके पहले वाले डेरिवेशन निकाले, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 या Q अपान A एप्सिलॉन 0। ये तो हमने अगर वैद्युत क्षेत्र निकल गया। अगर विभव निकालना है, V बराबर क्या होता है, E इंटू डी होता है। तो E की वैल्यू रख देंगे Q अपान A एप्सिलॉन 0 इंटू डी, ये हमारा विभव निकल गया। तो अगर धारिता की बात करें, धारिता क्या होता है, C इक्वल टू Q बाई V, Q अपॉन V की वैल्यू रख दीजिए Q अपान A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यह पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। यह होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब इसी में कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है गोली प्लेट संधारित्र की धारिता। तो गोली प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए कोई गोलाकार प्लेट है जिसकी त्रिज्या स्मॉल है, इस पर जब हम Q प्लस Q आवेश देते हैं, इसके पास अगर कोई दूसरा प्लेट रख देते हैं जिसकी त्रिज्या B है सपोज, तो ड्यू टू फोर्स ऑफ इंडक्शन इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज आता है। तो अगर इसका नाम प्लेट P रख दें और इसका नाम Q रख दें, तो P पर विभव का सूत्र पढ़े होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R होता है, इसकी त्रिज्या ही है तो ये हो जाएगा। वैसे अगर Q पर विभव निकालें तो Q पर विभव क्या हो जाएगा, माइनस उस पर 4 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R के स्थान पे यहाँ पे B हो जाएगा। परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2। वैल्यू दोनों रख लीजिए, जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा, Q अपान A माइनस Q अपान B। यह विभव निकल गया। तो अगर हम धारिता की बात करें, धारिता C इक्वल टू Q बाई V होता है, तो Q बाई V की वैल्यू रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q B माइनस A अपॉन AB। ये हमारा Q है, तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 AB अपॉन B माइनस A। हमारा होता है गोली प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है संधारित्र का समायोजन। समायोजन की बात करें तो कम्बिनेशन होता है। कम्बिनेशन में क्या होता है, दो कंडीशंस मिलेगा, एक आपको मिलेगा श्रेणी क्रम और दूसरा मिलेगा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी में क्या होता है, अगर कोई दो या दो से अधिक संधारित्र इस प्रकार से जोड़ दिए जाएं, जैसे C1 C2 C3 तीन संधारित्र को हम जोड़ दिए हैं। जब इसमें हम Q आवेश प्रयोग करते हैं तो आवेश तो सभी में जाता है सेम, बट पहले वाले विभव V1, दूसरे वाले पे V2, तीसरे वाले पे V3, इस प्रकार से करो। तो अगर हम प्रथम पर विभव V के वैल्यू निकालें, तो अभी यहाँ से पढ़े हैं C इक्वल टू Q बाई V, तो V बराबर हो जाएगा Q बाई अपॉन C1। अगर ऐसे ही द्वितीय की बात करें तो V2 बराबर Q अपॉन C2, और तीसरे चालक पर अगर हम विभव निकालें तो Q अपॉन C3। कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। Q इसकी वैल्यू Q अपॉन C है, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। Q कॉमन लेकर काट देंगे तो 1/C इक्वल टू 1/C1
1/C2 1/C3। ये हो जाएगा स्टडी क्रम में जुड़े प्लेट का धारिता। ठीक है, देखिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन में जैसे आपको मिलेगा वैद्युत धारा। धारा क्या होता है? किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अगर धारा घनत्व तो कहें तो धारा घनत्व तो क्या होता है कि किसी भी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित धारा की मात्रा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। अनुगमन वेग की बात करें, अनुगमन वेग क्या होता है? जब किसी चालक को किसी स्रोत से जोड़ देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की जिस वेग से गति करते हैं उसे हम बोलते हैं अनुगमन वेग। ठीक, इसमें क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ओम का नियम। अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम का सत्यापन करिए। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की इसी भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न हो तो चालक में जो उत्पन्न विभव होता है उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, या V/I बराबर R। अगर हम इसका डेरिवेशन करना चाहें, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है ओम के नियम का सत्यापन, डेरिवेशन करना होगा अनुगमन वेग के आधार पर। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करना होता है। तो अभी हम लोग जानते हैं, देखिए N = I = NEA VD, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध होता है। अगर हम चालक पर बल निकालें, चालक पर बल यह बराबर क्या होता है? QE आवेश बट अगर हम यहाँ पे E लेते हैं तो यह बराबर MA भी होता है, आप जानते होंगे। M और वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध होता है V = A हो जाएगा EV/ml। यह तो हमें त्वरण निकल गया। चालक का वेग अगर निकालना है, चालक का वेग V बराबर U + AT। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग 0 है, A की वैल्यू अभी निकला है EV/ml इंटू T के स्थान पे यहाँ पे टाउ लिया जाता है जिसको हम औसत काल बोलते हैं। वेग अगर हमके निकल गया तो ये V की वैल्यू यहाँ पर उठाकर रख दीजिए फ्रॉम 1 से। I = NEA VD के स्थान पे हमारा है EV/ml इंटू टाउ। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा I = NE² τ/ml इंटू V। तो अगर हम V/I निकालेंगे तो हो जाएगा ml/NEA² इंटू टाउ। यह क्या होता है? कांस्टेंट होता है जो कि R के बराबर होता है। तो V/I बराबर R यहाँ से हमें निकल जाता है। अब आता है प्रतिरोध की कंडीशंस में पूछा जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी चालक में वैद्युत धारा का जो अपोजिशन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं, या चालक में उत्पन्न विभव और धारा का जो अनुपात होता है उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध आप बता सकते हैं, किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक के क्षेत्रफल के अनुपाती और उसकी लंबाई के बीच अनुपाती होता है। तो ρA/L हो जाएगा। ठीक है, यहां से निकाल सकते हैं। अब प्रतिरोधों का संयोजन, यह उल्टा हो गया है, L/A होता है, ρ = RA/L हो जाएगा। प्रतिरोधों का संयोजन सेम उसी प्रकार से होता है जैसे संधारित्र अभी आप पढ़ें, पहला श्रेणी और दूसरा समांतर। तो इसमें आप समांतर देख लीजिए, जैसे कोई 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। जब इसमें हम I एम्पीयर की धारा प्रयोग करते हैं तो इसमें I1 I2 चेंज हो जाता है, बट विभव सभी में एक समान होगा। तो प्रथम पर अगर धारा निकालिए, I बराबर R1 हो जाएगा, ऐसे I2 = V/R2 हो जाएगा, I3 = V/R3
R3 हो जाएगा। कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 वही सभी में प्रवाहित हो रही है। V अपान R बराबर जाएगा V अपान R1 V अपान R2 V अपान R3। ये कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 1 अपान R2 1 अपान R3। ये हो जाएगा हमारा प्रतिरोध। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग इस लेसन से धमाकेदार क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत परिपथ और किरचॉफ का नियम। सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा समायोजन होता है जो कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसको हम सेल कहते हैं। विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी भी एकांक आवेश को अनंत से किसी चालक के पास लाने में जो किया गया कार्य होता है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। विभवांतर क्या होता है? दो बिंदु के बीच में अगर आवेश को हम स्थानांतरित कर रहे हैं, वहां पे जो कार्य करना होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर बोलते हैं। WAB अपॉन Q हो जाएगा, जैसे A और B के बीच में। किरचॉफ का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किरचॉफ का नियम लिखिए। तो किरचॉफ का दो नियम है। पहला संधि का नियम होता है, इसे बंद पास संधि का नियम बोलते हैं। इन्होंने बताया कि किसी भी संधि पर आकर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे कहीं पे कोई वैद्युत धारा अगर इस प्रकार से मिल रही है, यहाँ पे I1 I2 I3 I4 और I5 इस प्रकार से दिखाएगा। तो संधि की ओर आने वाली जो धारा होती है वह पॉजिटिव होती है, और जो संधि से दूर जाती है वह धारा क्या होती है? नेगेटिव होती है। यानी सभी का योगफल 0 हो जाएगा। यहाँ से I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। यानी संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा का मान हमेशा बराबर होता है। और दूसरा विद्युत वाहक बल का नियम, या इसी को बंद पास का नियम बोलते हैं। बंद पास का भी नियम सिंपल है कि किसी भी बंद पास में प्रवाहित वैद्युत धारा और उससे जुड़े प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग क्या होता है? बराबर होता है। इस प्रकार से अगर दिखाया जाए, जैसे E1 E2 R1 है और यह R2 है, इसमें धारा अगर हम I1 और I2 प्रवाहित कर रहे हैं तो हमेशा IR बराबर हमेशा E हो जाएगा। किरचॉफ का हमारा द्वितीय नियम हो गया। अब क्वेश्चन इससे आता है व्हीटस्टोन सेतु का नियम। व्हीटस्टोन सेतु का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन सेतु ने क्या होता है कि अगर हम किसी चार प्रतिरोध को किसी विशेष व्यवस्था द्वारा, उन्होंने क्या किया कि चार प्रतिरोध को समांतर चतुर्भुज की भुजा द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित किए कि किन्हीं पास पास दो प्रतिरोधों का जो अनुपात हो वह सेम हो, जैसे P/Q R/S। अगर इस प्रकार से कोई समायोजन बनाया जाए कि अगर इनका रेशियो P/Q बराबर R/S अगर आ जा रहा है, इसका मतलब कि यह बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर सेम आता है तो बीच वाले में धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक, उसको आप निकाल सकते हैं बंद पास 1 बंद पास 2 मान करके। इसमें का धारा I1 और इसमें I2 प्रवाहित हो रही, तो जाएगा I1 इंटू P माइनस I2 इंटू R बराबर 0। ऐसे दूसरे वाले में ले लेंगे I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S बराबर 0। भाग दे देंगे समीकरण 1 और 2 का, I से I कट जाएगा, मिल जाएगा P/Q बराबर R/S। यह हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है हमारा। अब इसमें क्वेश्चन आता है विभवमापी। मीटर सेतु कम क्वेश्चन पूछा जाता है, विभवमापी से क्वेश्चन आता है। विभवमापी में क्या होता है? विभवमापी बताया गया कि एक ऐसा युक्ति होता है जो जिसकी सहायता से विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों की गणना की जाती है। इसमें क्या होता है कि एक 100 सेंटीमीटर लंबा तार AB होता है, जिनके बीच गैलोमीटर G लगा करके हम जॉकी की सहायता से उनके बीच विभवांतर की गणना करते हैं। तो बताया जाता है कि जब AB के बीच किसी बिंदु J1 पर जब स्पर्श कराया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि धारामापी में विक्षेप जो होता है वो न्यूनतम दिखाया जाता है। जब हम J2 पे स्पर्श कराते हैं तो उस कंडीशन में विभव
अधिकतम प्रदर्शित होता है। तो इसे कंडीशन से स्पष्ट होता है कि J1 और J2 के बीच में एक ऐसा बिंदु होगा जहां पे स्पर्श कराने पर विद्युत धारा का जो परिणामी मान होगा वो एक समान होगा। ठीक है, इस प्रकार से विभव मापी से क्वेश्चन आता है। सबसे धमाकेदार क्वेश्चन इस लेसन से आते हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन से मिलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश कारण। तो चुंबक क्या होता है, हमारे प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे किसी हम लोहे के पास लेने पर उसे क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, चुंबक कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो किसी चुंबक के बाहर का वह क्षेत्र जहाँ किसी लौहचुंबकीय पदार्थ को लाने पर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, हमको हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं पूछा जाता है कभी कभी। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, बताया था किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होकर जाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं हमारी क्या कहलाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कभी कभी इसके गुण पूछा जाता है। गुण में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, यह संपाती होती हैं, ध्रुव पर इनकी संख्या अधिक होती है, यह उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर जाकर के मिलती हैं, इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट ने क्या बताया कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि उस चालक के निकट विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो अगर कोई डेल्टा एल लंबाई का चालक खंड लिया जिसमें हम आई एम्पीयर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक, थीटा कोण पे। तो बायो-सेवर्ट ने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह उस प्रवाही धारा के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र चालक खंड लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र जो चालक रखा गया उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन 1 to 4 को अगर मिला दें तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट हमारा यूज होता है म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यह होता है बायो-सेवर्ट का नियम, जहाँ पे हमारा जो म्यू 0/4 पाई है यह होता है 10⁻⁸ बायो-सेवर्ट नियतांक होता है। ठीक, क्वेश्चन है जिससे जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि वृत्ताकार कुंडली के निकट, वृत्ताकार बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए और वृत्ताकार कुंडली के निकट चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालिए। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालने से कोई तार है उसको कोई लूप बना दिया जाता है, इस प्रकार से मतलब गोलाकार घुमाकर लूप बना दिया गया हो। तो इसके बीच अगर हमें जैसे त्रिज्या का कोई चालक है, इसमें आई एम्पीयर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अभी हम बायो-सेवर्ट के अनुसार पढ़े हैं, बायो-सेवर्ट के अनुसार अभी हम पढ़े हैं कोई चालक खंड है जैसे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्या होता है म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक, तो लंबवत खंड अगर हमारा लिया गया, चालक पर लंबवत लगने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 की वैल्यू 1 होता है बटे आर के स्थान पे हमने ए स्क्वायर लिया है, क्योंकि साइन ऑफ 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। अगर हम संपूर्ण चालक की बात करें, केवल इतने के कारण लगने वाला है, अगर पूरे चालक कारण अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल इंटीग्रल हो जाएगा b बराबर म्यू 0/4 पाई आई, यहाँ पे होल इंटीग्रल डेल्टा एल हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर। तो यह हो जाएगा हमारा b म्यू 0/4 पाई आई, पूरी गोलक की लंबाई मतलब ये पूरा चालक जो है उसकी लंबाई, तो क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। परिधि की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर बटे ए स्क्वायर। तो 2 पाई से 2 बार में कट जाएगा, के से कट जाएगा, b बराबर हो जाएगा हमारा म्यू 0/2 आई बाई ए। ये हो जाएगा हमारा वृत्ताकार कुंडली के निकट चुंबकीय क्षेत्र। अब क्वेश्चन आता है एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम लिखिए और दो चालकों के बीच में लगने वाला बल। तो एम्पियर का जो नियम है गॉस के नियम के सदृश है कि किसी भी चालक के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन
उस चालक में प्रवाहित धारा का क्या होता है, म्यू जीरो गुना होता है। ठीक है, अगर हम यह बात करें कोई गोलाकार कोई चालक है जिस पर अगर हमें निकालना है तो होल इंटीग्रल डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई। अब पूरे चालक की लंबाई अगर हम ले लें तो 2 पाई ए हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, म्यू जीरो इंटू आई हो जाएगा। यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगा म्यू जीरो अपान 2 पाई आई अपान ए हो जाएगा। यह गोलाकार चालक का निकट है। बट अगर हमें दो चालकों के बीच चुंबकीय बल निकालना है, इसको सबसे पहले बायोसेवर्ट के अनुसार ही एम्पियर नहीं बताया था कि जब कोई दो चालक अगर पास पास रखे गए हों और इनमें धारा की जो दिशा है उस पर डिपेंडेंट करता है कि अगर धारा की दिशा अगर दोनों में एक ही दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तब वहां पे क्या होगा कि वे जो चालक तार होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बट अगर धारा की दिशा हम अपोजिट कर रहे हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, अब इनके बीच में जो बल लग रहा है, जैसे इसमें I1 एम्पीयर की धारा प्रयोग कर रहे हैं और इसमें I2 एम्पीयर की धारा प्रयोग कर रहे हैं, तो बल निकालना है तो चुंबकीय क्षेत्र भी आपने पढ़ा म्यू जीरो अपान 2 पाई आई बाई ए। अगर प्रथम के कारण द्वितीय पे बल यह बराबर आई बी एल साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। यह बराबर I2 बी की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है म्यू जीरो अपान 2 पाई आई अपान आर। I1 है, इसमें I1 एम्पीयर की धारा प्रयोग कर रहे हैं, इंटू क्या बचा है, यल बचा है, तो यहाँ से मिल जाएगा एफ अपान यल बराबर म्यू जीरो अपान 2 पाई I1 I2 हो जाएगा बटे आर हो जाएगा। यह हो गया बल। इस पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपको I1 I2 दिया रहेगा, आर भी दिया रहेगा, एल भी दिया रहेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 2-3 बार वीडियो को देखिए। देखिए पृथ्वी का चुंबकत्व, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। जैसे पृथ्वी के भू चुंबकत्व पूछे जाते हैं, भू चुंबकत्व में आपको 2-3 चीज आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया नमन कोण, दिक्पात कोण, और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक। तो नमन कोण क्या होता है, नमन कोण बताया जाता है कि जब हम किसी चुंबकीय सुई को किसी दृढ़ आधार से बात करके छोड़ते हैं तो क्या होता है कि बिल्कुल सीधा न गिर लटक करके किसी एंगल पे झुका होता है। ठीक है, तो बताया जाता है कि चुंबकीय अमोत्तर और भौगोलिक अमोत्तर के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, और कोई वस्तु जिस एंगल पे झुकी होती है वह क्या होता है, हमारा चुंबकीय अमोत्तर और भौगोलिक अमोत्तर के बीच में बना हुआ कोण क्या होता है, हमारा नमन कोण होता है। और जिस एंगल पे कोई वस्तु झुका होता है वो हमारा दिक्पात कोण होता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में रिलेशंस पूछा जाता है। तो देखिए इससे क्वेश्चन आता है, जैसे कोई पृष्ठ है इस प्रकार से, कोई चुंबकीय सुई है जिसका चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसका क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक हम निकालना चाहते हैं, BV और BH, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो चित्र में अगर हम देखें, मान लीजिए PQRS इस प्रकार से है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब हमारा हो जाएगा PS का मतलब BV बटे कर्ण क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ से BV बराबर हो जाएगा B साइन थीटा। ये जो BV होता है इसी को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, यानी ऊर्ध्वाधर घटक हो गया हमारा B साइन थीटा। अगर इसमें हम cos थीटा ले लें
तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण। आधार हमारा क्या हो जाएगा, BH बटे की B, यानी BH की वैल्यू हो जाएगा B cos थीटा। BH का मतलब क्या होगा हमारा, क्षैतिज घटक। ठीक, अगर हम समीकरण 1 और 2 का भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हमारा बचेगा DV बटे BH। B से B कट जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा tan थीटा बराबर BV बटे BH। ये हमारा थीटा, इसमें क्या होता है, नमन कोण होता है। अगर समीकरण 3 और 4 को जोड़ करके हम वर्ग करके जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, BV बराबर BH के स्क्वायर प्लस BV के स्क्वायर, या B बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट में BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपका क्षैतिज घटक कितना है तो नमन कोण क्या होगा, या क्षैतिज घटक कितना है, चुंबकीय क्षेत्र इतना है तो आधार घटक क्या होगा। इन तीनों में से रिलेशन पर, इस पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। अब हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ते हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, देखिए प्रेरण होता है क्या है, जब किसी चालक में हम इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं। जैसे हम देखिए कुछ चीजें देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फाई बराबर E डॉट dA। अगर चुंबकीय बल रेखाएं किसी एंगल से होकर गुजर रही हैं, अगर थीटा कोण यहाँ पे हो तो फाई बराबर होता है EDA cos थीटा, अगर एंगल पे है तो, अदरवाइज E इंटू डी होता है। क्वेश्चन आता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है, दो आपको मिलेंगे। प्रथम बताया जाता है कि जब हम किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो वहां पे देखिए क्या होता है ना, कि मतलब इन्होंने क्या किया कि किसी कुंडली के पास में जब चुंबक के हम उत्तरी ध्रुव को ले जाते हैं तो वहां पे देखा गया कि इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और यहाँ पे सेम प्रकार का पोल उत्पन्न हो जाता है। जब इस चुंबक को दूर हटाया गया यहाँ से तो देखा जाता है कि धारा की दिशा जो होती है वह पलट जाती है, धारा कुछ इस दिशा में ऐसे हो जाती है। तो यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल कार्य करता है। तो पहला जो नियम है कि अगर हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करें तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर के ऋणात्मक मान की क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसमें जो विद्युत वाहक बल यहाँ उत्पन्न हो रहा है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और अगर द्वितीय बात की जाए तो बताया गया कि जो विद्युत वाहक बल होता है वह सदैव उसी कारण का विरोध करता है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। इसी को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। जो दूसरा है कि जब हम कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो जहाँ पे विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है वह उसी कारण का विरोध करता है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक, स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण का तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताया जाता है कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में स्वधारा के कारण, मतलब ऑटोमेटिक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, स्वतः होती है, इसी घटना को हम स्वप्रेरण बोलते हैं। अब यह जो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह चुंबकीय फ्लक्स की संख्या पर डिपेंड करती है। जितना अधिक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उस प्रकार से उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। हम प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह लगाते कोई कांस्टेंट लगाते हैं, एल होता है। एल इक्वल टू हो जाएगा एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई भी लिख सकते हैं। यहाँ एल जो होता है उसमें स्वप्रेरकत्व होता है। एक चीज आप अभी पढ़े हैं, E इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू लिख सकते हैं E इंटू डेल्टा टी बट
टी, डेल्टा आई है, ये नीचे जाएगा तो अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा आई हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से एल बराबर ए भी हो सकता है, ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। इस पर क्वेश्चन आता है कभी कभी, सो प्रेरक तो करके। ठीक, एक और चीज है अन्योन प्रेरण, ये भी पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण क्या होता है? अन्योन प्रेरण बताया था कि जब पास पास रखी हुई कोई दो कुंडली, जैसे एक कुंडली इस प्रकार से रखा गया है, जब इसके पास हम किसी चुंबक को लाते हैं, पास में रखी हुई दूसरी कुंडली में भी देखा जाता है तो विक्षेप उत्पन्न होता है, मतलब उसमें भी धारा प्रवाहित होता है। या फिर इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम इसमें कुंजी को जोड़ देते हैं तो इस चालक में धारा प्रवाहित होने लगता है। पास में रखी हुई कोई दूसरी कुंडली है, उसमें कोई बैटरी उटरी नहीं जुड़ा गया, फिर भी उसमें धारा सेम प्रकार से प्रवाहित होती है। यहाँ से अगर हम कट कर देते हैं, ऑन ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ भी धारा का मान रुक जाता है। तो यही यहाँ बताया जाता है कि जो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वह डिपेंड करता है पहले में जो धारा प्रवाहित हो रहा है उस पे। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की चिन्ह हटाएं, φ2 बराबर एम हो जाता है, एम इंटू I1, या एम बराबर हो जाएगा n2 डेल्टा φ2 अपान I1। ये हमारा अन्योन प्रेरकत्व होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इस पूरे वीडियो का निचोड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है। तो वैद्युत धारा आपने पढ़ा होगा, किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। प्रति सेकंड में प्रवाहित वैद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा होता है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है कि जब धारा का मान समय के साथ साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, अगर आई का मान जो है वह चेंज हो टाइम के साथ साथ, तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और बट अगर धारा का मान समय के साथ साथ कोई परिवर्तित नहीं होता, धारा एक समान बना रहता है, समय बढ़ रहा तब भी, ये हमारा टी है, ये हमारा आई है, इसमें धारा देखिए घट बढ़ रहा है, तो प्रत्यावर्ती धारा होता है। लेकिन अगर धारा का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है तो हमारा दिष्ट धारा होता है। इसमें बहुत से कंडीशंस मिलेंगे। एक अगर हम एक डेरिवेशन पढ़ें केवल एलसीआर या अनुनादी परिपथ, तो उसमें हम सबको कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एलसी परिपथ, एलआर परिपथ, सीआर परिपथ, तो अगर आप एलसीआर पढ़ लेंगे, जो नहीं रहेगा उसको कट कर देंगे, बाकी सब आपको मिल जाएगा। अनुनादी परिपथ क्या होता है? अनुनादी परिपथ का मतलब होगा कि अगर एलसीआर प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, इस प्रकार से V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ऐसे करके वो क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखिए अगर देखा जाए तो अगर हम इसका हमारा अगर प्रतिरोध मतलब लोड प्रतिरोध, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों अगर हम ले कंडीशंस में लें, तो अगर हमारा विभव जो VL ऊपर की और VC जो होता है वह नीचे की ओर, इसका अपोजिशन कार्य करता है। तो अगर इनका परिणामी लिया जाए तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो अगर इसका मान हम निकालें तो VL माइनस VC हो जाएगा, यानी हमें VL माइनस VC निकल गया। इसका परिणामी जो जाएगा इसकी 20 होकर जाता है। तो परिणामी विभव अगर हम निकालें, परिणामी विभव हमारा हो जाएगा V स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ये होगा ना। तो V बराबर हो जाएगा अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। इसमें देखिए VR क्या होता है? प्रतिरोध में विभवांतर IR हो जाएगा। VL क्या होता है? लोड का विभवांतर IXL हो जाएगा।
VC क्या होता है, संधारित्र का विभव। तो अगर इसको हम वैल्यू यहाँ से रख दें तो हमें मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, V बराबर अंडर रूट में IR का स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का स्क्वायर। इसमें से I स्क्वायर बाहर आ जाएगा, V अपन I बराबर हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। V अपन I दैट इज प्रतिबाधा बोलते हैं इसको हम। तो प्रतिबाधा हमारा होता है Z बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। प्रतिबाधा इस रूप में होता है। और आपको पता होगा जो लोड प्रतिरोध XL होता है वो हमारा ओमेगा L होता है, और संधारित्र प्रतिरोध जो होता है 1/ω और C होता है। तो इसके स्थान पर अगर हम रख दें तो हमारा प्रतिबाधा इस रूप में भी निकल जाता है, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ω का होल स्क्वायर भी होता है। इस रूप में भी हो जाएगा। अगर हमें कालांतर निकालना है, कालांतर tan फाई, tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए अगर ये हमारा फाई है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका मतलब VL माइनस VC अपॉन VR, या उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं IXL माइनस IXC बटे IR। I कामन काट कर देंगे तो tan फाई बराबर हो जाएगा XL माइनस XC बटे R। ये हमारा कालांतर हो गया। शक्ति गुणांक अगर निकालना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट से है, जैसे अगर केवल LR परिपथ दिया गया, सपोज अगर LR परिपथ है, इसका मतलब C इसमें नहीं, तो C को 0 कर देंगे तो tan फाई बराबर हो जाएगा XL अपॉन R हो जाएगा। सिंपल से cos फाई, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार V हो गया, कर्ण हमारा क्या निकला है, परिणामी जो निकाले अभी हम, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वह मिलेगा आपको, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर बताया था कि एक ऐसा युक्ति होता है जो म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित होता है। या क्या होता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज की प्रतिधारा को हाई वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और मैंने बताया कि यह अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें लोहे के पतले पतले क्रोड को एक दूसरे के ऊपर रख करके इस प्रकार से बनाया जाता है, जिसको हम प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के नाम से जानते हैं। तो देखिए मैंने बताया कि यह दो प्रकार का होता है, पहला स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। इसको ऊंचाई बोलते हैं और इसको अपचाई। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो बताया था कि वह ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज की प्रत्याधारा को हाई वोल्टेज की प्रत्याधारा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा NS हो गया और ये हमारा NP हो गया। इसमें क्या होता है कि NP इज ग्रेटर देन NS। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। जो प्राथमिक कुंडली में तार होता है वह मोटा लिया जाता है। हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, सॉरी ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया। ऊंचाई, अगर अपचाई की बात करें इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होता है, तार पतला लिया जाता है, और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कम होता है। इसमें NP इज लेस देन NS होता है। यह उच्च वोल्टेज की प्रतिधारा को निम्न वोल्टेज की प्रतिधारा में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से हमारा यह पार्ट 1 का एक महामैराथन क्लासेस था। हम जल्द ही आपको पार्ट 2 का महामैराथन क्लास लेकर आएंगे। दोनों वीडियो को कंबाइन करके आप देखिएगा, फिजिक्स का पूरा डाउट खत्म हो जाएगा मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंदर।